नमस्कार, स्वागत है आपका 7 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र में शोर शराबे के बीच बीजेपी सरकार को विश्वास मत। शिवसेना और कांग्रेस का भारी विरोध, राज्यपाल से धक्का मुक्की। कांग्रेस के 5 विधायक 2 साल के लिए निलंबित। प्रधानमंत्री की आसियान देशों से अपील, कहा भारत में खुलकर करें निवेश। श्रीलंका में 5 भारतीय मछुआरे जल्द होंगे रिहा। श्रीलंका के राष्ट्रपति कर सकते हैं मौत की सजा माफ। ऑपरेशन के बाद महिलाओं की मौत पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस। स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान, मुजरिमों को मिलेगी सख्त सजा। हड़ताल से रहा सरकारी बैंकों में कामकाज ठप, दिसंबर में फिर काम बंद करने की चेतावनी। और अब पहली खबर। सात बजे की पहली खबर देश भर के बैंक हड़ताल से जुड़ी हुई है। दरअसल देश भर में आज सरकारी बैंकों के करीब 8 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे। 27 बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी संगठनों ने यह हड़ताल लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर की। इससे रोजमर्रा का बैंकिंग कारोबार ठप रहा। दिल्ली में संसद मार्ग की स्टेट बैंक शाखा के ये कर्मचारी बुधवार को हाथ में पोस्टर, बैनर लिए नजर आए। इसी तरह सरकारी बैंकों की 50,000 शाखाओं के लगभग 8 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बैंक यूनियन का कहना है कि केंद्र सरकार के ग्रुप ए अधिकारियों का मूल वेतन 21,000 रुपए है, जबकि बैंकों के स्केल 1 अधिकारी का मूल वेतन सिर्फ 14,500 रुपए है। जैसा कि सरकार का और आईबीए का जो ऑडियल रुख है, उसके अंदर परसों एक मीटिंग आईबीए के साथ हुई थी और उसके बाद सीएलसी ने भी उसको इंटरव्यू किया था। हमने अपनी जो डिमांड है 25% से 23% पर कर दी, पर सरकार ने 11% से ऊपर अपनी मांग को नहीं बढ़ाया। आईबीए को और भारत सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि आज की हड़ताल के बाद भी अगर उन्होंने अपना रुख नहीं बदला तो देश के अंदर 2, 3, 4, 5 दिसंबर को रिले स्ट्राइक होगी और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। 9 कर्मचारी संगठनों की यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और इंडियन बैंक एसोसिएशन के बीच वेतन बढ़ोतरी को लेकर 2 साल में कई दौर की बातचीत विफल रही है। बैंक यूनियन वेतन में 23% की बढ़ोतरी की मांग कर रहा है, लेकिन बैंक एसोसिएशन 11% बढ़ोतरी पर कायम है। बुधवार को हड़ताल से लोगों को काफी परेशानी हुई। बड़ी परेशानी हो रही है। पेमेंट बैंक बंद हो गए हैं, बड़ी दूर से आए थे और ये देश का क्या हालत होगी ऐसे। We've come to the bank to do some work and we find that it's on strike, so we are left stranded. बैंक यूनियन ने 2 से 5 दिसंबर को भी देश भर में फिर हड़ताल का ऐलान किया है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और बैंकों की इस हड़ताल के पीछे वजह क्या रही और क्या इस हड़ताल से इनको हासिल हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हरविंदर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरविंदर जी, आप लोग पहले भी मांग कर चुके हैं और फिर आज हड़ताल की आपने, और आप लोग दावा कर रहे हैं कि ये हड़ताल सफल भी रही, लेकिन क्या कोई आश्वासन मिला आप लोगों की मांगों को लेकर? हमारा वेतन समझौता 2 वर्ष से लंबित है। हम 2 वर्ष से ये प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों द्वारा, आंदोलन द्वारा, रैली द्वारा। केवल हम हड़ताल पर नहीं गए, इसके अलावा हमने सभी तरह के रिबन बांधना, बैजेस लगाना, प्रोटेस्ट के सभी हथियार हमने अपना लिए। हमने माननीय वित्त मंत्री से भी मुलाकात की, उनको मेमोरेंडम सौंपा। माननीय प्रधानमंत्री को भी हमारे सभी बैंक अधिकारियों ने पत्र लिखे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंततः आज हमें देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करना पड़ा, जो पूर्णतया सफल रही। इसमें केवल 27 बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही नहीं, कई प्राइवेट सेक्टर के बैंक, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे फेडरल बैंक, सेंचुरियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक इत्यादि बहुत सारे बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस हड़ताल में भाग लिया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक, आरआरबीज और कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक भी हड़ताल में शामिल रहे। ये बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि तमाम बैंक ने हड़ताल किया और ये हड़ताल सफल रही, लेकिन मेरा सवाल बुनियादी ये है कि आप लोगों की मांग बेसिकली ये है कि सैलरी बढ़ाई जाए, और बार बार ये कहा जाता है कि अगर सैलरी बढ़ाई जाएगी तो मिनिमम 7,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा बैठेगा, तो ये कहां से आएगा और ये बहुत भारी बोझ पड़ जाएगा।
मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बैंकिंग उद्योग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस वर्ष का ही अगर लाभप्रदता देखी जाए, प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए, तो 31 मार्च 2014 को जो बैलेंस शीट्स जारी की सभी बैंकों ने, उसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिटेबिलिटी बैंकिंग इंडस्ट्री ने दिखाई है। यदि आप ये भी कह दें कि ये लागत 7 से 10,000 करोड़ रुपए है, तो ये तो एक तुच्छ मात्र राशि है और यह वेतन वृद्धि हमें 5 वर्ष के लिए मिलने वाली है। अगर आप इसका एवरेज पर ईयर माने तो ये 2,000 करोड़ रुपए के लगभग ही बैठता है। और यदि बैंकिंग इंडस्ट्री 1,29,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है, जिसमें इनकम टैक्स 35% दिया जाता है, जिसमें भारत सरकार और अन्य स्टेक होल्डर 70% से लेकर 100% तक डिविडेंड ले लेते हैं, तो हम कर्मचारी जो ये लाभप्रदता कमा के देते हैं उनमें हमारा भी कुछ हक बनता नहीं, है। लेकिन आप ये जो तर्क आज यहाँ दे रहे हैं, ये आईबीए को क्यों नहीं समझा पाते हैं, क्यों अड़चन आती है? आईबीए हमारी मांगों के प्रति पूर्णतया क्लियर है। वे हमारी मांगों के बारे में कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी मांगें जायज नहीं है। वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। और दूसरा हमारा ये कहना है कि जब से नेशनलाइज किए गए बैंक, हमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि प्रॉफिटेबिलिटी आपका काम है। हम कमर्शियल बैंक थे, आज हम भारत सरकार की लेफ्ट राइट बाजू हैं। जो भी भारत सरकार या रेगुलेटर हमें नीतियां देता है, हम उन नीतियों का अनुपालन करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यदि हम सरकार का पार्ट हुए तो सरकारी कर्मचारियों से लाभ कमाना अपेक्षा नहीं की जा सकती, फिर भी हम लाभ कमा रहे हैं। अगर जनधन योजना के अकाउंट खोले जाएंगे, सड़कों पर बैठकर बैंक अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना है, हम उसमें पूरा योगदान करते हैं। इसी तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंदर भी हम ऋण देते हैं। लेकिन एक सवाल ये बार बार उठाया जाता है कि सारे बैंकों को एक साथ क्यों मिलाकर देखा जाए? इंडिविजुअल बैंक जो अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं या जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कर्मचारियों को लाभ दिया जाए। अगर सारे बैंकों को एक साथ कर दिया जाएगा, सारे एम्प्लॉयज को आप ये सैलरी बढ़ाना या सारे फैसिलिटीज देने की बात करेंगे तो शायद ये उचित नहीं होगा। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको उनके हिसाब से वेतन बढ़ोतरी दी जाए या फिर और जो फैसिलिटीज दी जानी है वो दी जाए। आप कह रही हैं आईबीए पूरी इंडस्ट्री के लिए वेतन समझौता करने के लिए उन्होंने ही हमें ऑफर किया है और हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं एक बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूं। आईबीए ने ये समझौता दिया है, लेकिन वो समझौता क्या ऑफर किया गया है? आज तक 2 साल की बातचीत चलने के बाद भी उन्होंने जो आज हमें ऑफर किया वो 11% की वेतन वृद्धि है। और आपकी डिमांड कितनी है? हमारी मांगे चार्टर ऑफ डिमांड में दी गई, जिनका मूल्यांकन उन्होंने रूपी टर्म्स में जो किया 35% तक किया था। हमने उनको घटाकर 25% ले आए और अभी जो लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ सीएलसी महोदय के सामने भी हुआ, उसमें हमने अपनी मांग 25 को घटाकर 23% तक कर दी। लेकिन पिछले 8 महीने से आईबीए 11% तक ही टिका हुआ है। वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है जो तर्क संगत नहीं है। जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन न हो जिससे अपेक्षा ये की जाए कि वो सिर्फ सरकार की योजनाओं को लागू करे। ये तो ऐसा हुआ कि एयर इंडिया को कहा जाए कि श्रीनगर से आप बाढ़ पीड़ितों को निकाल के लाएं, पैसा कोई ना ले लेकिन आप प्रॉफिट कमाएं। इसी तरह से सरकारी नीतियों का जब हम पालन करते हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देते हैं, सडनली पॉलिटिशियंस एक पार्टी या दूसरी पार्टी आकर उन ऋणों को माफ़ कर देती है, पूरी बैंकिंग व्यवस्था चौपट हो जाती है। हम दूर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में जाकर शाखाएं खोलते हैं जहां से लाभ की अपेक्षा तो की ही नहीं जा सकती। आज सरकारी क्षेत्र के बैंक सरकार के सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स के आउटलेट हैं। जो काम सरकारी विभागों से नहीं होता वो हमें सौंप दिया जाता है, चाहे वो पेंशन को बांटना हो, चाहे एलपीजी के लिए आधार कार्डों को लिंक करना हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात हमसे करना बेमानी है। और दूसरा, मैंने आपसे बताया 1,29,000 करोड़ रुपए अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें आप एनपीए प्रोविजन करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के आप प्रोविजन करते हैं, उसमें रेगुलेटर ने, जबकि हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, यहाँ कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए। आपकी सारी बातें जायज़ हैं कि सारी सरकारी योजनाओं का बोझ आपको उठाना पड़ता है, लेकिन जब फैसिलिटी देने की बात आती है, जब सुविधा देने की बात आती है, जब वेतन बढ़ाने की बात आती है तो सरकारें उस तरफ ध्यान नहीं देती। लेकिन आज आपने हड़ताल किया, क्या इस हड़ताल के कुछ हासिल रहे या फिर से आपको दोबारा हड़ताल करनी पड़ेगी? अभी तक न तो आईबीए से न भारत सरकार से हमें किसी प्रकार का बातचीत का निमंत्रण मिला, न उन्होंने हमारी वेतन वृद्धि और बढ़ाने की कोई भी संकेत हमें दिया है।
हमारी मुश्किल ये होती है कि हमारे प्रिय ग्राहक, उनको भी थोड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन हम वेतन कटवाने के बाद सड़कों पर जाने पर इसलिए मजबूर होती हैं कि कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। मैंने आपसे कहा, हम इस भारत की व्यवस्था के अंदर हैं जहां गूंगी, बहरी, अंधी व्यवस्था है। जब कोई किसी तरफ ध्यान नहीं देता तो हमें हड़ताल पर जाना पड़ता है। जब आज भी आईबी और भारत सरकार ने हमारी मांगों की और कोई नहीं ध्यान दिया, तो 2, 3, 4 और 5 दिसंबर को हमारी देश भर में रिले स्ट्राइक होगी। दक्षिण भारत में 2 तारीख को, 3 तारीख को उत्तरी भारत में, 4 तारीख को पूर्वी भारत में और 5 तारीख को पश्चिमी भारतीय राज्यों में 2, 3, 4, 5 दिसंबर को रिले स्ट्राइक होगी। अगर उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे। जी, लेकिन अभी तक आप लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला है? कोई आश्वासन नहीं मतलब आज के इतने बड़े लेवल के हड़ताल के बावजूद आप लोग को आश्वासन नहीं मिला है। मुख्य बात यह है कि जब से 6th पे कमीशन आया है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है, लेकिन आप लोग का ये कहना है कि 1,29,000 करोड़ का प्रॉफिट देने के बावजूद भी आप लोगों की न तो सैलरी बढ़ रही है, न वर्किंग आवर्स रेगुलेट किए जा रहे हैं, न आप लोग 5 डेज वीक की मांग कर रहे हैं, वो हो पा रहा है, न जो खाली पड़े पद हैं उनको भरने की कोई कवायद की जा रही है। हमें उम्मीद है कि ज़रूर आने वाले दिनों में आईबी और भारत सरकार की तरफ से आप लोगों के मुद्दों पर सुनवाई होगी और संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी। इस चैनल के माध्यम से हमारी मांगे भारत सरकार और आईबीए के हुक्मरानों तक पहुंचेंगी और वे हमारे साथ बातचीत कर हमारा वेतन समझौता। बहुत बहुत धन्यवाद हरविंदर जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी आज की पहली खबर। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने आज विश्वास मत हासिल कर लिया। स्पीकर हरिभाऊ बागड़े ने कांग्रेस और शिवसेना के भारी विरोध के बीच ध्वनि मत से विश्वास मत को मंजूर कर लिया। दोनों दलों ने फिर से मत विभाजन की मांग करते हुए राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध भी किया। आज सुबह से ही शिवसेना की भूमिका को लेकर सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज थी। जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, कांग्रेस और शिवसेना ने अपने प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए, जिससे बीजेपी के उम्मीदवार हरिभाऊ बागड़े निर्विरोध स्पीकर चुन लिए गए। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे नेता विपक्ष चुने गए, लेकिन जब बीजेपी के आशीष शेलार ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा तो दोनों दलों ने मत विभाजन मांग लिया। स्पीकर ने इस मांग को खारिज करते हुए ध्वनि मत से विश्वास मत को मंजूरी दे दी। शिवसेना और कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताया है और राज्यपाल से शिकायत करने की बात कही है। शिवसेना और कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विरोध किया और नारेबाजी की। उन्होंने जो पोल की मांग हम लोगों ने, सब विरोधी पक्ष के सदस्यों ने की थी, उसे भी ठुकराकर वहां पर गड़बड़ी में यहां पर कामकाज सदन का काम आगे बढ़ाने का काम किया। ये भी महाराष्ट्र के जनता के साथ विश्वासघात है, ये भी धोखा है। महाराष्ट्र की जनतांत्रिक इतिहास का एक सबसे काला दिन है। अल्पमत की सरकार चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रही है। हम इसका तीव्र निषेध करते हैं। हालांकि बीजेपी का इस मामले में अपना ही तर्क है। वो देरी से मांग की। ऐसा है कि मांग तो उसी क्षण पे करना पड़ती है। विश्वास मत के दौरान एनसीपी के विधायक सदन से अनुपस्थित थे, जिससे बीजेपी की राह आसान हो गई। एनसीपी पहले ही बीजेपी सरकार को बिना शर्त बाहर से समर्थन का ऐलान कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। आरोप यह है कि उन्होंने राज्यपाल के साथ धक्का मुक्की की थी। बढ़ते हैं आगे की खबर पर और खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 40 से 45 सीटें जीतने का दावा किया है। इसके लिए आम आदमी पार्टी जनता से सीधे संवाद शुरू करने जा रही है और पार्टी 15 नवंबर से इस अभियान को भी शुरू करेगी। इस अभियान के पहले हिस्से में पार्टी युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाएगी। युवाओं के मुद्दों को सुलझाने के लिए पार्टी अपनी रणनीति से लोगों को अवगत कराएगी और इसके अलावा बिजली, पानी, भ्रष्टाचार समेत दूसरे कई मसलों को लेकर भी वो जनता के बीच जाएगी। अभियान के दूसरे हिस्से में पार्टी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाएगी और अभियान का दूसरा हिस्सा जो है वो 26 नवंबर से शुरू होगा। अलग अलग तबकों के लोगों से दिल्ली डायलॉग की टीम बातचीत करेगी, एक्सपर्ट से बात करेगी, आम लोगों से बात करेगी और उनके जो मुद्दे निकल के आएंगे, जो पॉइंट्स निकल के आएंगे,
फिर लगभग हर हफ्ते एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें उसको अनाउंस किया जाएगा। ब्रिटेन और भारत विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों ने न्यूटन भाभा साझा फंड की स्थापना की है। विज्ञान और तकनीक मंत्री हर्षवर्धन ने नए मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद विज्ञान में शोध को बढ़ावा देने की बात कही है। न्यूटन भाभा फंड हम लोगों ने शुरू किया है, जिसके तहत भारत और इंग्लैंड दोनों मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, रिसर्च को और ज़्यादा मजबूत करेगा और दोनों मिलकर जो यंग रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में उनकी भी सहायता करेंगे। भारत के लोग इंग्लैंड में जाएंगे, इंग्लैंड के लोग भारत में आएंगे। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 15 से बढ़ाकर 25% करना चाहती है और इसके लिए श्रम समस्याओं, बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए कई योजनाओं को जल्द लागू किया जाएगा। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और मेक इन इंडिया अभियान में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर फोकस कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने माना कि विनिर्माण क्षेत्र के सामने श्रम समस्याएं और बुनियादी ढांचों की कमी सबसे बड़ी बाधा है। Our infrastructure, the improvements which are required in our trade facilitation, they still have to assist us in order to bring down the prices of our manufactured products. अरुण जेटली और वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य, पर्यटन और मनोरंजन में सेवा क्षेत्र के विस्तार पर भी जोर दिया। At this stage where it is already contributing substantially to the GDP, and we also recognize untapped potential existing within that sector, it is for us from the government now to see as to how we can facilitate. भारत में दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से उभरता सेवा क्षेत्र है। इसमें सालाना 9% की दर से विकास हो रहा है। वहीं चीन में ये आंकड़ा 10.9% है। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र को अभी भी सरकार की ओर से कई रियायतों की दरकार है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंची एम्स के 7 डॉक्टर्स की टीम ने महिलाओं का इलाज शुरू कर दिया है। परिवार नियोजन ऑपरेशन के बाद हालात बिगड़ने पर सोमवार को 69 महिलाओं को बिलासपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। अब तक 13 महिलाओं की मौत हो चुकी है और 20 की हालत नाजुक है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने वाली कई महिलाएं अभी भी मौत से जूझ रही हैं। दिल्ली के एम्स से वहां पहुंची डॉक्टरों की टीम इलाज में जुट गई है। डॉक्टरों का कहना है कि मौत की वजह का खुलासा रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। ये समझ में आ रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही है और उस के आधार पे ही हमने कड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने घटना के विरोध में बुधवार को छत्तीसगढ़ बंद रखा। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने भी घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। बार बार ऐसे हादसे इंसिडेंट्स होते हैं, न तो मुख्यमंत्री संवेदनशील होते हैं, न तो हेल्थ मिनिस्टर संवेदनशील होते हैं। यहाँ 80 ऑपरेशन हुए और उसमें से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई और अभी भी 50 से अधिक लोग जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं। इस मामले में 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने की खबरों का खुद संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के महानिदेशक दिलीप त्रिवेदी ने स्वदेश निर्मित इंसास राइफलों में दिक्कतों के चलते सरकार से इन्हें बदलने की मांग की है। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान आतंकवाद और नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में इसी तरह के राइफल का इस्तेमाल करते हैं। सीआरपीएफ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव में आतंकी और नक्सली हमलों की आशंका के मद्देनजर बल पूरी तरह तैयार है। एक असॉल्ट राइफल और X95 है, उसमें रोक का परसेंटेज वाज बेयरली 0.02 और समथिंग एरर आता था और इंसास का 3+3%, तो काफ़ी वेरिएशन था। तो इसलिए हम लोगों ने अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि LW एरिया में जहाँ की एक स्प्लिट सेकंड जान और मौत के बीच में आदमी लटका होता है कि उसको पूरे वेपन्स रिप्लेस कर दें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों को भारत में निवेश का न्योता दिया है। म्यांमार में भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने निवेश के लिए आज भारत की तैयारी का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि आसियान का सबसे करीबी मित्र भारत ही हो सकता है। राजधानी नेपिता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भारत आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ व्यापार और आवाजाही में बढ़ोतरी उनकी सरकार का प्रमुख एजेंडा है। जितनी प्रबलता और गतिशीलता से तरीके से मेरी सरकार ने पूर्व की तरफ ध्यान दिया है, वह इस बात का प्रमाण है कि हमने हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ने का एक के बाद एक कदम उठाए हैं। 60 करोड़ की आबादी वाले 10 देशों के समूह आसियान के साथ भारत का व्यापार करीब 76 अरब डॉलर का है। अगले साल इसे बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने भारत और म्यांमार के सांस्कृतिक संबंधों पर भी जोर दिया। इस भूभाग के प्रवेश द्वार के रूप में म्यांमार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व की तरफ भारत की यात्रा म्यांमार से ही शुरू होती है। नरेंद्र मोदी म्यांमार की विपक्षी नेता आंग सान सू की से भी बुधवार को मिले। प्रधानमंत्री ने नेपिताओ में कई दूसरे देशों की सरकारों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक को उन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे में निवेश करने का न्योता भी दिया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका में मौत की सजा पाए 5 भारतीय मछुआरों की जल्द रिहाई की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे मछुआरों की सजा माफ कर सकते हैं और अगले कुछ दिनों में उनकी रिहाई भी संभव हो सकती है। श्रीलंका में मौत की सजा पाए 5 भारतीय मछुआरों की अगले 2-3 दिनों में रिहाई हो सकती है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक श्रीलंका सरकार के मंत्री प्रभा गणेशन ने कहा है कि राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे भारतीय मछुआरों की सजा माफ कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने इस मामले के जल्द सकारात्मक समाधान की उम्मीद जताई है। The Indian government has a very strategic and strong diplomacy which they are pursuing. We shall wait for the outcome, but I am sure the government of India is fully aware of this particular issue and I am sure something good is going to come out of it. खबर के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने भारतीय उच्चायोग से कहा है कि वे सजा के खिलाफ दायर अपील वापस लें, क्योंकि अदालती प्रक्रिया से समाधान में 6 महीने तक का समय लग सकता है। 30 अक्टूबर को तमिलनाडु के 5 मछुआरों को श्रीलंका में मौत की सजा सुनाई गई थी। मछुआरों को ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2011 में श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के समय में बदलाव कर दिया गया है। प्रश्नकाल की कार्रवाई अब दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक चलेगी। ये बदलाव 24 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र से लागू किया जाएगा। दरअसल 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होते ही कई बार अवरोध की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल पाता था और इस वजह से राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने समय में बदलाव का विचार दिया था। और अब चलते चलते एक नज़र कुछ और बड़ी खबरों पर। नमस्कार। कोयला घोटाला मामले में अदालत ने सीबीआई को आगे की जांच का निर्देश दिया है। अदालत ने जांच करके 16 दिसंबर को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सीबीआई को कहा गया है कि वो कोयला खान आवंटन के उन मामलों की आगे की जांच करे जिनमें नव भारत पावर लिमिटेड और इसके अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई इन मामलों में पहले ही जांच रिपोर्ट दे चुकी है। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बुधवार को बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक साझा प्रतिज्ञा का ऐलान किया। इसके तहत अमेरिका 2025 तक कार्बन उत्सर्जन में 1/4 से ज्यादा की कटौती करेगा, जबकि चीन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाएगा। एशियाई खेलों में विरोध स्वरूप अपना पदक स्वीकार करने से इनकार करने वाली भारतीय मुक्केबाज एल सरिता देवी को कड़ी सजा झेलनी पड़ सकती है। बॉक्सिंग की शीर्ष संस्था AIBA के अध्यक्ष CK वू ने कहा कि इस विवाद पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी अगर ऐसा करने लगा तो प्रतियोगिता क्या रह जाएगी। विश्वनाथन आनंद ने शतरंज के मौजूदा चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ तीसरी बाजी जीत ली है। अब दोनों के बराबर अंक हैं। कार्लसन ने 34वीं चाल में हार कबूल की। इस मुकाबले की पहली बाजी ड्रॉ रही। कार्लसन ने दूसरी बाजी जीती थी। फिलहाल सबकी निगाहें चौथी बाजी पर हैं।
अक्टूबर महीने की थोक महंगाई दर 5.52% दर्ज की गई है, जबकि सितंबर में ये दर 6.46% थी। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी बुधवार को जारी किए गए। सितंबर में इसमें 2.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने नई ऊंचाई दर्ज की। सेंसेक्स 99 अंक की बढ़त के साथ 28,009 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी करीब 21 अंक की बढ़त के साथ 8,383 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में भी मजबूती दर्ज की गई। जाने माने फिल्मकार रवि चोपड़ा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। वो 68 साल के थे। रवि BR चोपड़ा के बेटे और यश चोपड़ा के भतीजे थे। उन्हें कई दिनों से फेफड़ों में तकलीफ थी। रवि चोपड़ा ने बागबान और जमीर समेत कई फिल्मों का निर्देशन किया था।